देखिए, अभी तक हमने इसके पहले देखा था कि एंथैल्पी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम को देखने के पहले हम प्रथम नियम के कुछ पॉइंट देखेंगे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का जो पहला हमने स्टेटमेंट देखा था वो यह है कि ऊर्जा अपने एक रूप से दूसरे रूप में तुल्य मात्रा में रूपांतरित की जा सकती है, लेकिन यह नियम यह बताने में असमर्थ है कि कोई विशिष्ट परिवर्तन संभव है या नहीं। ये द्वितीय नियम से बता सकते हैं। ऊर्जा क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में तुल्य मात्रा में रूपांतरित होती है, यानी जितनी ऊर्जा है वो एक ऊर्जा पूर्ण रूप से दूसरे रूप में क्या होगी? बदल जाती है ना। यानी ऊर्जा का, जैसे हमने मान लीजिए एक बाल्टी में 5 लीटर पानी लिया है और जब आप उसको दूसरी बाल्टी में डालोगे तो वो पूरा 5 लीटर ट्रांसफ़र होगा। इस तरीके से ऊर्जा के बारे में कहा गया। लेकिन यह नियम बताने में असमर्थ है कि कोई विशिष्ट परिवर्तन संभव है या नहीं। मतलब ये बताना कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन से कोई विशिष्ट परिवर्तन हो रहा है, तो ये नियम नहीं बता पाता है। फिर प्रथम नियम के अनुसार जब ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होती है तब कार्य अवशोषित ऊर्जा के तुल्य होगा। यानी एक और स्टेटमेंट है कि या तो एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा बदल जाती है, या फिर ये है कि ऊष्मा, जो दी गई ऊष्मा है वो कार्य में मतलब हमने क्या देखा कि जितनी ऊष्मा दी जाती है वो पूर्ण की पूर्ण ऊर्जा, यानी पूरी ऊर्जा किस में बदल जाए? कार्य में परिवर्तित हो जाए, है ना। तो लेकिन प्रथम नियम से सूचना हमें मिलती है कि परिवर्तन किन परिस्थितियों में होता है या केवल द्वितीय नियम से संभव है। मतलब ये नहीं बताया कि ये परिवर्तन किन परिस्थितियों में होगा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि पूर्ण रूप से ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये नियम द्वितीय नियम से ही संभव होगा कि ये किन परिस्थितियों में होता है। फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये बताता है कि अवशोषित ऊर्जा और कार्य में संबंध तो बता रहा है ना, कि कितनी ऊर्जा अवशोषित हुई है, कार्य से क्या संबंध है ऊर्जा का, लेकिन ऊष्मा किस दिशा में चल रही है इसके बारे में ज्ञान नहीं देता है। तो द्वितीय नियम की हम सहायता से देखते हैं। द्वितीय नियम ये कहता है कि कोई प्रक्रम स्वतः संभव है नहीं, इसका ज्ञान हो सकता है। अवशोषित ऊष्मा का अधिक से अधिक कितना भाग कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, ये हमको बताता है। द्वितीय नियम से हमको पता चल रहा है कि कोई प्रक्रम अपने आप साइमल्टेनियसली संभव है या नहीं, इसका हमको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, अवशोषित ऊष्मा का अधिक से अधिक कितना भाग कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होती है कि उसका कितना अमाउंट जो होता है वो कार्य में परिवर्तित होता है, इससे हमें पता चल जाएगा। सभी प्राकृतिक या स्वतः प्रक्रमों के परिवर्तन की दिशा का ज्ञान होता है। यानी जितने भी कुछ ऐसे प्रोसेस होती है जो नेचुरल हो रही है या जो साइमल्टेनियसली प्रोसेस होती है, उनमें परिवर्तन की दिशा का किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है उसका ज्ञान होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा का ज्ञात हो जाता है ना, कि ऊष्मा किस स्थान से किस स्थान की ओर स्थानांतरित हो रही है। तो द्वितीय नियम के कुछ कथन दिए गए हैं इन सब चीज़ों के बारे में। यानी प्रथम नियम ने जो इन सब बातों को नहीं समझा पाया है वो द्वितीय नियम उसको एक्सप्लेन करेगा। और द्वितीय नियम के कुछ कथन जो कि जो अलग अलग कथन दिए गए हैं उनके अनुसार, जो पहले क्लॉसियस ने बताया है कि ऊष्मा स्वतः या अपने आप बिना बाहरी साधन की सहायता के किसी वस्तु जो कम तापमान पर है से अधिक तापमान वाली वस्तु पर प्रवाहित नहीं हो सकती। ऊष्मा अपने आप, मतलब बिना किसी बाहरी साधन के, अपन ये सोचें कि ऊष्मा अपने आप स्थानांतरित होने लगेगी अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर, तो ऐसा नहीं है, है ना। उसके लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, बताया। तो क्लॉसियस ने जो कथन दिया है उसके अनुसार ऊष्मा स्वतः या अपने आप बिना बाहरी सहायता साधन की सहायता की किसी वस्तु जो कम तापमान पर है से अधिक तापमान वाली वस्तु पर प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, ये क्लॉसियस ने बताया था। फिर केल्विन की परिभाषा है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में किसी कुंड से ऊष्मा लेकर उसी समय उसे गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में बिना स्थानांतरित किए कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कोई साइक्लिक प्रोसेस है, केल्विन ने परिभाषा क्या दी थी? किसी चक्रीय प्रक्रम में, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें कुंड से ऊष्मा लेकर उसी समय उसे गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में बिना स्थानांतरित किए कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी पहले आप कुंड से जो ऊष्मा ली जाती है उसे गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में जब तक आप स्थानांतरित नहीं करो कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर प्लांक की परिभाषा है
ऐसा कोई चक्रीय प्रक्रम या चक्रीय मशीन का निर्माण करना असंभव है जिसमें किसी कुंड से अवशोषित ऊष्मा तुल्य मात्रा के कार्य में परिवर्तित हो जाए। प्लांक कहते हैं ऐसा कोई साइक्लिक प्रोसेस अभी बना ही नहीं है, ऐसी कोई चक्रीय मशीन का निर्माण असंभव है जिसमें कुंड से अवशोषित ऊष्मा तुल्य मात्रा के कार्य में परिवर्तित हो जाए। यानी जितनी ऊष्मा कुंड से ली जा रही है उतनी की ऊर्जा कार्य में परिवर्तित हो जाए, ऐसा कोई साइक्लिक प्रोसेस बना ही नहीं है। फिर थॉमसन की परिभाषा कही गई है। थॉमसन की परिभाषा में बताया कि स्थिर ताप पर चलने वाले चक्रीय प्रक्रम अर्थात समतापीय चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। थॉमसन की परिभाषा दी है कि स्थिर ताप पर चलने वाले चक्रीय प्रक्रम अर्थात समतापी चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना असंभव है ना। यानी एक हमने साइक्लिक प्रोसेस ली है जो कि समतापी चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। ये थॉमसन की परिभाषा है। मतलब कार्य पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन ऊष्मा का कार्य में पूर्णता या सभी परिस्थितियों में परिवर्तन संभव नहीं होता है। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के बारे में अगर आता है तो आपको ये इतना लिखना पड़ेगा कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, द्वितीय नियम की आवश्यकता क्यों हुई है। द्वितीय नियम की आवश्यकता हमें प्रथम नियम के अनुसार ही हमने जो देखे थे कि प्रथम नियम में केवल स्टेटमेंट जो बताए गए थे उनको किस लिए इनकी नियम की आवश्यकता हुई है, तो इसमें द्वितीय नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कार्नोट साइकिल।